सिविल प्रोसीजर के अंदर पिटीशन डालने के बहुत सारे प्रोविजंस हैं, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। आप पिटीशन पे पिटीशन डाल सकते हैं, बट अगर आप पिटीशन नहीं समझ के डालते हैं तो आपकी पिटीशन कभी कुछ काम का नहीं आएगा, क्योंकि पिटीशन डालने में कोई बार नहीं है। आप पिटीशन ज़रूर डाल सकते हैं क्योंकि उसमें एडवोकेट्स लॉयर्स को फीस मिलते हैं, बट आप जो रिलीफ चाह रहे हैं वो तभी मिल सकता है अगर आपने सही पिटीशन सही समय पे डाला है। ये जो एक मैटर है, ये सीपीसी का ऑर्डर 7 रूल 11 का मामला है, जो कि रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट के ऊपर डील करते हैं। मतलब अगर किसी ने गलत पिटीशन डाला है तो ऑपोजिट साइड आके अगर ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर पिटीशन डाल के ये कहते हैं कि उनका जो पिटीशन है, आप जज साहब इसको रिजेक्ट कर दीजिए। अब इसके थोड़ा घटना को समझ लीजिए। ये एक जॉइंट हिंदू फैमिली है। अब ड्यूरिंग इनके जॉइंट स्टे के दौरान इन्होंने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ एक्वायर किए जो जॉइंट फैमिली जैसे होते हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो इनके ये जो पिटिशनर्स है, शेफ अली गुप्ता, दीपक लालचंदानी, इनके नाम पे भी खरीदा गया था। बट ये जॉइंट हिंदू फैमिली के ही पार्ट थे और जॉइंट हिंदू फैमिली के फंड से ही ये खरीदा गया था। अब बहुत साल बाद कुछ डिस्प्यूट्स के वजह से जो यहाँ जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो पार्टीशन पिटीशन फाइल करते हैं, ताकि जो डिस्प्यूट्स वो ना रहे, सबको अपना अपना हिस्सा डिवाइडेड हो जाए। अब ये पिटिशनर कोर्ट में आके ये कहता है कि वो जो पार्टीशन सूट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, वो मेंटेनेबल नहीं है। क्यों मेंटेनेबल नहीं है? क्योंकि वो बेनामी ट्रांजैक्शन का हिस्सा है। बेनामी ट्रांजैक्शन क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी इनके नाम पे है बट खरीदा कोई दूसरे ने है, जो कि एक बेनामी जो ट्रांजैक्शन एक्ट है उसके अंदर का प्रोविजन है। बट यहाँ पे किसी ने इनको ये नहीं बताया कि बेनामी ट्रांजैक्शन का जो प्रिंसिपल है, जो फंडामेंटल्स है, वो कम्प्लीटली अलग है, उसका ऑब्जेक्टिव कम्प्लीटली अलग है। यहाँ पे ये जॉइंट हिंदू फैमिली है और जॉइंट हिंदू फैमिली में ये चीज़ कॉमन है कि फैमिली सब मिलके प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं और कभी कभार किसी एक के नाम पे वो लेते हैं, तो वहाँ पे वो बेनामी ट्रांजैक्शन का जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल नहीं है। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट में आता है। अगर मैंने एक समय के लिए मान भी लेता हूँ कि ठीक है, ऑर्डर 7 रूल 11 जो कि रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट है, उसने वो बेनामी ट्रांजैक्शन का प्रॉपर्टी है, बट ये एक क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। और ये जो रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट का जो पिटीशन है, ऑर्डर 7 रूल 11, इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कभी डिसाइड नहीं किया जाता। ये जो रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट है ये टेक्निकल ग्राउंड पे होता है। जैसे आपने कोर्ट फीस सही से नहीं भरा, आपने प्रेयर सही से नहीं लिखा, आपने कॉज ऑफ एक्शन आपने मेंशन नहीं किया, कोई रेस जुडिकाटा का मैटर है, या फिर कोई ट्राइब्यूनल का मामला है, आपने यहाँ आके डाल दिए, आपने सीपीसी का जो आपने जो वैल्यूएशन दिखाए होंगे वो आपने कम दिखाए ताकि कोर्ट फीस। तो ये जो सारे टेक्निकल्स मैटर है, अगर यहाँ पे कुछ इशू है तब जाके कोर्ट उस प्लेंट को रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं इसको सुधार के लाओ। जैसे अगर फीस कम दिए तो कहेगा बाकी फीस भर के फिर आ जाओ। अगर ये कमर्शियल कोर्ट का मामला है तो कोर्ट कहेगा आप कमर्शियल कोर्ट जाइए। तो ये सारे टेक्निकल ग्राउंड्स पे यहाँ पे ये जो ऑर्डर 7 रूल 11 है, इट इज प्योरली फॉर द टेक्निकल ग्राउंड या जुडिस्डिक्शन का मैटर है, और जहाँ पे कोर्ट मतलब खुद से एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट डिसाइड कर लेता है कि नहीं, ये तो सही से इसने फीस नहीं भरा, ये तो कमर्शियल कोर्ट का मामला है। यहाँ पे कभी भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, क्वेश्चन ऑफ लॉ के डील नहीं होते, क्योंकि ये जो सवाल है और ये जो इनका क्लेम है, ये क्लेम को सबसे पहले इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये बेनामी ट्रांजैक्शन का है और इस पे पार्टीशन सूट लागू नहीं होता। और ये सब चीज़ डिसाइड करने के लिए ट्रायल प्रोसीजर है। तो ट्रायल में नहीं जाके आप शुरुआत में ही रिजेक्शन पिटिशन डालेंगे तो वो फिर कभी कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा। और यही चीज़ यहाँ पे हुआ, ये ट्रायल कोर्ट से फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट आया और हर जगह ये
डिसमिस ही हुआ है, रिजेक्शन ही हुआ है। इनका तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, बट जो एडवोकेट है डेफिनेटली उनको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।